अपने जनतंत्र को, जिसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर हम कहते हैं, वो शर्मसार होता है। वो उपलब्धि हमारी नहीं। देखिए, पिछले 2 दिनों में अजीब घटनाएं हुई जी। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि अन्ना हजारे का जो आंदोलन है जी, वो सीधा पार्लियामेंट के जो संवैधानिक अधिकार है उसको चैलेंज कर रहा है। जी, एक बड़ा कुतर्क है। आज लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे जी, तो उन्होंने भी कहा कि देखिए, करप्शन बहुत गड़बड़ चीज है और इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन इसके लिए जो आप एटमॉस्फेयर बना रहे हैं कहीं वो विकास में बाधा तो नहीं पहुंचा रहा है। जी। प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह की ये स्टेटमेंट को अगर आप लेके देखें जी, तो ये दोनों कुतर्क की श्रेणी में आते हैं। जी। आज पार्लियामेंट के बाहर जी, रैली करना, धरना देना, प्रदर्शन करना, अनशन करना, ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स में है। जी, और हमेशा माना जाता है कि गवर्नेंस डिस्कशन से चलता है। जी। गवर्नेंस बाय डिस्कशन इसका मूल मंत्र है। जी। ऐसे में डिस्कशन का फोरम अगर एक फॉर्मल फोरम है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, तो इनफॉर्मल फोरम जो है वो है रैलीज, धरना, सेमिनार वगैरह वगैरह, मीडिया। जी। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर ये है तो इसमें ऐतराज नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट को। 60-64 साल की प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेसी के बाद अगर सरकार जन अभिमत को इस तरह से नकार रही है कि लगातार करप्शन के खिलाफ एक उद्वेग हो रहा है, लेकिन इसको वर्तमान गवर्नमेंट नकार रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि 64 साल में हमने इस लेवल पे भी डेवलप नहीं किया। फिर रिच पुअर डिवाइड इस इकोनॉमिक मॉडल में बढ़ता गया। तो आज जो सबसे बड़ी जरूरत है कि आजादी को फलीभूत कराने के लिए, तो वो है कि इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल का मतलब टाटा बिरला नहीं, बिल्कुल इंडिविजुअल का मतलब वो जो गांव में किसान आपके लिए अनाज उत्पादन कर रहा है, आपने उसके लिए क्या कुछ किया। और आपको ताज्जुब होगा कि अगर 60-64 साल के बाद, आजादी के बाद, आज किसान से जाके पूछा जा रहा है कि भाई खेती करोगे, तो 40% किसान ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, जो पहली अपॉर्चुनिटी मिली हम छोड़ के भाग जाएंगे। तो अपनी खेती छोड़ रहा है। तो देश का 62% आबादी अपने उस स्थिति से खुश नहीं है। अगर ओवरऑल लेंगे आप तो देश में कोई भी इस समय खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें वो कैरेक्टर बिल्डिंग करने की जरूरत है जिससे राष्ट्रीय लेवल पे हम ये सोच सके कि नहीं, ये भारत हमारा है, और तब कोई करप्ट है तो उसके लिए पूरे के पूरे समाज से प्रतिकार उसका हो, उसकी अवहेलना की जाए, तब जाके ये जज्बा बनेगा। तब जाके जज्बा बनेगा। लेकिन मौजूदा स्थितियों को जो हम देख रहे हैं, ये काफी चिंताजनक श्रेणी में हमें लाकर खड़ा करती है कि आखिर हम किस स्थिति में खड़े हैं। सरकार, एक वो सरकार जिसको हम चुनते हैं, उसका चेहरा और चरित्र बार बार बदलते नजर आए। अन्ना हजारे के मामले में जरूर मैं आपसे इसलिए चर्चा दोबारा करूंगा इस मामले पर। ये वो सरकार है जो अन्ना हजारे को मीटिंग में बुलाती है, उनसे ही तय करने की बात करती है ड्राफ्टिंग कमेटी में, और कल कह देती है इस बात को कि वो तो, उनके ऊपर तो मामले हैं, उनके ऊपर सारे आरोप हैं, वो खुद भ्रष्टाचारी हैं। तो ये चेहरा, चरित्र जो, बड़ी सीधी सी बात है कि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में आंसर ऑफ ए क्वेश्चन इज नॉट ए क्वेश्चन। आपसे पूछा गया कि आप करप्ट क्यों हैं, तो आपने कहा अच्छा वो करप्ट क्यों है, किसी दूसरे की तरफ इशारा कर दिया। अन्ना हजारे एक नंबर के करप्ट हो सकते हैं। क्या इससे भ्रष्टाचार का मुद्दा कम हो गया? क्या सरकार जो कर रही है वही करना चाहिए भ्रष्टाचार को लेके? तो सवाल यह है कि सरकार अगर आज खोद के निकाल के लाए कि रामदेव ने टैक्स की चोरी की है, तो क्या इससे भ्रष्टाचार का मुद्दा कम हो जाता है? तो पूरा जो प्रयास है सरकार का कि भ्रष्टाचार को किसी तरह से इस इशू को डाइवर्ट कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में बहुत सीरियस इशू है। और हमारे पूरे जो आजादी के, इंडिपेंडेंस के 64 साल है, उसको ये पूरी तरह से निगेट कर रहा है। बिल्कुल निगेट कर रहा है इस पूरी स्थिति में। और जानेंगे, हमारे साथ 2 मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, पटना से और रांची से। मैं आप लोगों से बहुत संक्षेप में, दोनों से पहले आरडी सिंह जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या हम इस स्थिति पर खड़े हैं जब वास्तव में एक लड़ाई की जरूरत है देश में आवाज उठाने की, इन पूरी की पूरी स्थितियों को बदलने की? देखिए, हमारी प्रथम लोकसभा जब बनी थी, जब स्थापित हुई थी, उस काल में भी प्रतिरक्षा विभाग में बड़े घोटाले हुए थे और कृष्ण मेनन हमारे प्रतिरक्षा मंत्री थे। तो हमारी प्रथम जो लोकसभा थी, वो जो मंत्रिमंडल था, वो बिल्कुल दूध का धोया था, वैसी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि पानी का जो गिरने का क्रम होता है वो नीचे की ओर गिरता है। तो हमारी जो राजनीति है, हमारा जो सर्वोच्च सदन है, जहाँ पे सिस्टम का, सत्ता का, शासन का निर्माण होता है, बेशक कहा जाता है कि बड़ी तीव्र गति से, जिसे ऊंचे की ओर सर उठा के ऊपर देखना चाहिए था, ऊंचा उठना चाहिए था, वो ऊपर उठता नहीं गया, बल्कि बड़ी तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता चला गया है। एक बार जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी
और जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया था, उसके पश्चात जो उम्मीद जगी थी, जो परिवर्तन हुए थे, तो लगा था कि अब कुछ बड़ा अच्छा परिवर्तन आया है और बड़ी अच्छी सुनहरी सुखद हवा का झोंका हमें आएगा और बहुत बड़ा बदलाव की ओर ले जाएगा। लेकिन उस आंदोलन के पश्चात जो हमारे राज्य में कई जगह पे जो सरकारें बनी थी वह निष्कृष्ट सरकारें बनी थी। उन नेताओं ने अपना चाल चरित्र चेहरा दिखलाया था कि हम पहले की व्यवस्था से भी ज्यादा गंदे सड़े आलू की तरह सरकारें हैं और हम उससे भी बदतर हैं। जी, सवाल ये उठता है कि हमें बहुत चीजों में बदलाव की जरूरत है। जी, दुनिया जो है बदलाव चाहता है, समाज जो है नेगेटिव की ओर सोच रहा है, जो पूंजी है पूंजी का एकत्रीकरण हो रहा है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जो मुनाफा है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जी जी, एक आदमी के पास में 1 करोड़ रुपया होता है, दूसरे के पास 5 रुपया होता है, तो औसत आमदनी 50 लाख जो है सरकार की गणना जो है जो मंसूरेशन है वो गलत ढंग से कैलकुलेट करके बता देता है। जब तक हम कहते हैं कि ये जो तरक्की है, जी जी, जो पूंजी की हिस्सेदारी है, सबकी जो भागीदारी है समाज। जी जी, आरडी सिंह जी आप बने रहिएगा, चर्चा में लौटेंगे आपके साथ। अजय जी हमारे साथ बने हुए थे पटना से, प्रोफेसर अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद खास चर्चा में भाग लेने के लिए। तो जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही है, हर क्षेत्र का आदमी बदलाव चाहता है देश में। इनके आप देखते हैं इस स्थिति में 64 साल के बाद अब कितना बदलाव और अब कैसा बदलाव, कितना बदलाव और कैसा बदलाव, ये दो एक अहम सवाल है। नहीं देखिए, ये पूरा जो बदलाव है जी, हम इस तरह से करते रहें और बताते रहें कि पॉलिटिकल क्लास भ्रष्ट हो गया है, बात इसकी नहीं है। दिल पे झांक के देखें, अगर आपने दिल में झांक के देखें तो आपको खुद नजर आ जाएगा कि बदलाव में आपके अंदर जरूरत है, आपको अपने को बदलने की जरूरत है और क्या हमने वो किया है। जी, हम वही कर रहे हैं। एक सॉमरसेट मॉम का बड़ा अच्छा अंग्रेजी में कहावत है, एक सेंटेंस है जो उन्होंने कहा था कभी, इट इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, it is a strange world where each one pursues his own golden bubble and laughs at the other for doing the same। जी, ये अजीब दुनिया है जिसमें कि सब लोग अपना वाला जो है गोल्डन बबल उसको तो आगे बढ़ाते हैं जी, लेकिन जब दूसरा कोई करता है तो उस पर हंसते हैं। बिल्कुल। तो हमारी मुश्किल ये है कि पूरे देश में भारत बात करता है जी, और भारत जब बात करता है तो दूसरे के ऊपर आरोप ठोक देता है जी। अगर उसके अपने गरिमा में झांक के देखे, मैंने देखा है तमाम जो करप्ट ऑफिसर्स हैं वो बजरंग बली के मंदिर पे नीली बत्ती लगा के जाते हैं जी, और वहां पे वो पूजा करते हैं। पता नहीं बजरंग बली उनसे कितना खुश होते होंगे जी। सरकारी गाड़ी में नीली बत्ती बागल लगा के और ऑफिस टाइम में जी, जब आप वहां जाते हैं तो पता नहीं बजरंग बली को आप क्या समझते हैं कि वो इतने आसान सहज हैं कि आपके इस हरकत को वो मान लेंगे जी। तो वही है कि पूरे भारत में हर इंडिविजुअल अगर अपने गरिबान में झांक के देखे जी तो वो पाएगा कि जरूरत उसको अपने बदलने की है और अगर आप अपने को बदल लेते हैं तो ये भारत बदल जाएगा जी। अन्यथा आप लेजिस्लेशन चाहे कुछ भी ले आए, कानून चाहे जो बना ले, लोकपाल बिल चाहे जो पास कर ले, करप्शन रोक नहीं सकते जब तक इंडिविजुअल चेंज नहीं। जी बिल्कुल, इंडिविजुअल चेंज ना हो। और वास्तव में बहुत सी चीजों का हमने क्षरण होते हुए देखा। एक चर्चा के दौरान मेरे जहन में सवाल आया कि हमने पाया तो है, हमने अपनी संसद को पाया, हमने अपनी व्यवस्थाएं पाई, लेकिन क्या वो नजारा हमें इंस्टीट्यूशंस पाए, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस पाए, बड़ी-बड़ी संस्थाएं पाई, हुआ क्या? मेरा क्या हुआ जी? उस गरीब आदमी का क्या हुआ? उसका बेटा तो अभी भी टायर का पंचर छोड़ रहा है। जी 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 बिल्कुल। और झारखंड से आरडी सिंह जी हमारे साथ खास चर्चा में बने हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस मौके पर यह सवाल सबसे पहले आता है कि आखिरकार हमें युद्ध क्यों लड़ना पड़ रहा है? वास्तव में युद्ध खत्म नहीं हुआ है। एनके मैं चाहूंगा कि आज आप कुछ बोले, उससे पहले मैं दो पंक्तियों में दिनकर की, क्योंकि मैं चाहूंगा कि अंतिम पंक्तियां आप बोलें। दिनकर की ये पंक्तियां इस दौर में सार्थक होती हुई नजर आती हैं कि ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस का कस खोलो, किसने कहा युद्ध की बेला गई, शांति से बोलो, किसने कहा भुवन का अंग भरो कुमकुम से, केसर से कुमकुम लेपूं, किसको सुनाऊं कोमल गान, जब आंखों के आगे तड़प रहा भूखा हिंदुस्तान। और जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध, नहीं है पाप का भागी केवल व्याध। एनके मैं आप तक आता हूं, आप जरूर कोई बात कहें इस मौजूदा दौर में। लेकिन वादा किया था आपने कि 2 ही लाइन कहेंगे, आपने 6 लाइनें कह दी। जी जी जी। मैं सिर्फ यही कहूंगा, फना कानपुरी का एक शेर है जी, जरा इतना तो फरमा दे जी, जरा इतना तो फरमा दे कि मंजिल की तमन्ना में जी, जरा इतना तो फरमा दे कि मंजिल की तमन्ना में, जरा इतना तो फरमा दे कि मंजिल की तमन्ना में भटकते हम फिरेंगे ए अमीरे कारवां कब तक जी। कारवां के जो लीडर हैं ये उससे पूछ रहा है कि जरा इतना तो बता दे कि भाई कब तक हम भटकते रहेंगे इस मंजिल पे जी। ये मेरे ख्याल से देश के जो रहनुमा हैं उनके लिए है कि आप कम से कम एक बार तो बताएं कि हम कहां जा रहे हैं, कब तक भटकते रहेंगे जी।
कब तक भटकते रहेंगे? और वास्तव में जो पथ प्रदर्शक हैं वो भटका ज्यादा रहे हैं और आम आदमी भटकता हुआ ही नजर आ रहा है। इस भटकन से आदमी निकले, आजादी के इस मौके पर यही कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनके खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राष्ट्र के प्रति सबसे अच्छा भाव होता है, उसका भाव समर्पण से आता है, संगीत से आता है, देशभक्ति के गीत से आता है। ऐसा ही राष्ट्र गान जो देश के उन मूक बधिर बच्चों ने प्रस्तुत किया, जो कहने को तो अभिव्यक्त करने में असक्षम है, लेकिन वो भाव से इतने सक्षम है जो बताते हैं कि राष्ट्र के प्रति उनका कितना समर्पण है। हम भी समर्पित होकर इन बच्चों के, मूक बधिर बच्चों के राष्ट्रगान को सम्मान करते हैं। हम सब खड़े होकर सम्मान करेंगे और आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप भी खड़े होकर